तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो आप जो फंक्शंस लिखते हो, सपोज करो आपने कोई फंक्शन लिखा, ठीक है, और मेन में से आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जब फंक्शन को कॉल करते हो, जो आपका कंट्रोल है वो क्या करेगा, जैसे ही उसको कॉलिंग स्टेटमेंट मिली, कंट्रोल जाएगा सीधा फंक्शन के ऊपर, है ना, और फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा। अब जब ये फंक्शन है इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो कंट्रोल क्या करेगा, इसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी जहां से उसने कॉल किया था उस पर आ जाएगा और एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। अब उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस लाइन पे आना है दोबारा, ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, बताओ। शाबाश किरण। तो जब आप फंक्शन कॉल करते हो, आप जंप कर रहे हो बेसिकली, जहां से आपने कॉल किया है वहां से जहां पर आपका फंक्शन डिफाइंड है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके प्रोग्राम की वो स्टैक के अंदर स्टोर करवा रहे हो, है ना। और जब फंक्शन आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो आपका कंट्रोल वापस इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, रिटर्निंग बैक, है ना। तो ये इतने सारे काम हो रहे हैं। तो जब आप एक फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हो तो हर बार ये काम होगा कि भाई आप जंप कर रहे हो, फिर स्टैक में इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हो, वापस आ रहे हो वहां से उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, स्पेशली किस केस में, जब फंक्शन का साइज स्मॉल हो। आपने यहाँ एग्जीक्यूट तो एक स्टेटमेंट करवानी है और आप उसके बदले में आप इतने सारे काम कर रहे हो, जंप कर रहे हो, आपने करंट पोजीशन से स्टैक में इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हो और वापस आ रहे हो, है ना। और स्टेटमेंट क्या पता यहाँ पर एक दो दो चार स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करानी है। तो स्मॉल जो फंक्शन होते हैं तो वहां पर ये बेनिफिशियल नहीं है, आपका टाइम यहाँ पर दूसरे काम में लग रहा है ना कि फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने में, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका इनलाइन फंक्शन। कुछ बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास समझ के बैठे होंगे, अभी भी सी प्लस प्लस चल रही है क्लास, क्योंकि काफी टाइम हो गया था सी प्लस प्लस के लेक्चर नहीं हो पा रहे थे। तो जो इनलाइन फंक्शन है इनको डिफाइन कैसे करते हैं, आपने क्या करना, इनलाइन लिखना सबसे पहले, इनलाइन और रिटर्न टाइप फंक्शन का, जो भी रिटर्न टाइप होगा उसका, और फंक्शन नेम,
यहाँ अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो आर्ग्यूमेंट आप यहाँ मेंशन कर दो, और उसके बाद ब्रैकेट्स। सिर्फ आपने इन लाइन एक्स्ट्रा कीवर्ड है जो ये ऐड करना है, ठीक है। नाम से क्या पता चल रहा है, इन लाइन, एक ही लाइन में। तो ये काम कैसे करता है बेसिकली, सपोज करो ये फंक्शन है जो, मैं इसका नाम ले लेता हूं XYZ, ठीक है। जब मैं इसको कॉल करूंगा XYZ को, तो जहां से मैं इसको कॉल कर रहा हूं, जैसे इसको कॉलिंग स्टेटमेंट मिलेगी, ये इस कॉलिंग स्टेटमेंट को फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देगा। जो कॉलिंग स्टेटमेंट है आपकी, ये इसको फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब देखो नाम से समझो, इन लाइन, जहां इसको कॉलिंग स्टेटमेंट मिली, ये फंक्शन की बॉडी को ले आएगा यहाँ पर, जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है ना, उसको यहाँ ले आएगा। इन लाइन, रिटर्न टाइप और XYZ, ये फंक्शन की डेफिनेशन। तो आपको जंप करने की जरूरत नहीं है, आपकी ये जो कॉलिंग स्टेटमेंट है ये इसकी डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपका फंक्शन एग्जीक्यूट यहीं पर होगा। आपको स्टैक में स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन उसकी, ठीक है। ये बात समझ में आई? यस, नो? देखो इन लाइन जो फंक्शन है, इसको डिफाइन करने का तरीका है, जैसे ही आप नॉर्मल किसी फंक्शन को डिफाइन करते हो, उसके सामने सिर्फ इन लाइन एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड कर दो, वो इन लाइन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब फंक्शन को कॉल करोगे, मान लिया फंक्शन है XYZ, आपका XYZ में फंक्शन को कॉल करूंगा, तो ये क्या करेगा, इस कॉलिंग स्टेटमेंट को फंक्शन की डेफिनेशन से चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये जो पूरी डेफिनेशन थी फंक्शन की, ये यहाँ पर आ जाएगी आपकी, जहाँ पर आपने इस फंक्शन को कॉल किया, और यहीं से आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आपका कोई अब नॉर्मल फ्लो तो है नहीं कि भैया आप इस स्टेटमेंट के बाद कहीं और चले गए, कहीं और जाओगे तो आपको वापस आने के लिए स्टैक में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। अब आपने वापस तो कहीं आना ही नहीं, आप तो उसी जगह पे हो, वहीं पर फंक्शन की डेफिनेशन आपने ऐड कर दी फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट की जगह। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ना तो इसमें आपको स्टैक की जरूरत पड़ेगी कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए। दूसरा, कहाँ हम इसको यूज नहीं कर सकते, देखो जहाँ प्रोग्राम है, मतलब फंक्शन है, सॉरी, फंक्शन का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा हो, लार्ज फंक्शन हो, है ना, तो उस जगह पर ये बेनिफिशियल नहीं है। और इसके बेनिफिशियल ना होने का कारण क्या है, सपोज करो XYZ मेरा फंक्शन था जो मैं कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 10 जगह कॉल कर रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर, मैं इसको कई जगह कॉल कर रहा हूँ हर बार, और मेरा जो फंक्शन है उसका साइज बड़ा है, हर बार ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा फंक्शन से। अब आपका जो प्रोग्राम है उसको आप 10 जगह फंक्शन, उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो हर बार वो पूरे फंक्शन को लेके आ रहा है, और एक बड़े साइज का फंक्शन बार बार आपका प्रोग्राम में ऐड हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पे सेम चीज। तो ये एक्स्ट्रा ओवरहेड है, ठीक है।
जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था इनलाइन फंक्शन का, वो बेनिफिट ना मिलके यहाँ तो हमारा प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाएगा एकदम से। हर बार आप ये अलग स्टेटमेंट लेके आ रहे हो और इसको ऐड करना हर जगह पर, वो भी डिफिकल्ट होगा। उसको टाइम खुद तो नहीं करना आपने, वो तो चलो कंपाइलर कर देगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग तो हो जाएगा, क्योंकि हर बार उसको इतनी सारी स्टेटमेंट लोड करनी है हर पॉइंट पे, है ना। ये सबको क्लियर है? जनरली जहां पर रिकर्सन हो वहां पर इनलाइन फंक्शन का यूज नहीं करते हम, ठीक है। चलो इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास दो नंबर है, int a 10 और b इक्वल टू 20, ठीक है। और मान लेता हूँ मैं एक फंक्शन मैं डिक्लेयर करता हूँ, इनलाइन फंक्शन है मेरा, रिटर्न टाइप इसकी इंट है, और फंक्शन का नाम ले लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ सम, और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए, इंट एक्स और इंट वाई, और मैं रिटर्न करता हूँ क्या, एक्स और वाई का सम, ठीक है। और मैं यहाँ सी आउट करवाता हूँ क्या, सम, और मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ ए और बी पास करके। अब मैं इसको रन करता हूँ, अगर देखो इसने रिजल्ट दिया 13। अब ये देखते हैं कि एग्जीक्यूशन हो कैसे रहा है। देखो देखो तो हमने लास्ट लेक्चर में सेट डब्ल्यू किया था सी प्लस प्लस लेक्चर में, ये उसी का ऐड हुआ है। इसको रिमूव कर दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसी प्रोग्राम में ये उसका जो कोड था सेट डब्ल्यू वाला, तो उसको रिमूव कर दिया और बार बार लिखना ना पड़े मेन वगैरह, इसलिए मैंने वो मतलब कोड यूज कर लिया, तो इसलिए वो उसका लगा रह रहा है अभी तक, ठीक है ना। इसको आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ कोई इशू नहीं है। अब देखो मेन से प्रोग्राम चालू होता आपका, यहाँ आपको दो वेरिएबल मिले ए और बी, सी आउट के अंदर आप क्या कर रहे हो, एक प्रिंट करवा रहे हो सम, उसके बाद आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो ए और बी पास करके। अब होगा क्या, जो सम है ये आपका इनलाइन फंक्शन है, तो इसकी जो डेफिनेशन है फंक्शन की, वो उठ के यहाँ कॉलिंग स्टेटमेंट की जगह आ जाएगी। एक ढंग से ये समझो, आपका इनलाइन जो फंक्शन है, इनलाइन मतलब इंट सम एक्स वाई, ये आपका इस जगह पर है, रिटर्न एक्स प्लस वाई। यहाँ इसके बाद ये कंट्रोल आपका यहाँ जा रहा है, कंट्रोल यहाँ नहीं गया, इसने इस कॉलिंग स्टेटमेंट को
इस फंक्शन की डेफिनेशन से रिप्लेस कर दिया, और यहीं पर इसने जो रिटर्न करवाया आपने एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, और वो यहाँ पर इसने प्रिंट करवा दी। सबको क्लियर है ना? अगर मैं यहाँ ए और बी रखूं, क्या ये ठीक है प्रोग्राम? मैंने ए और बी, यहाँ दो वेरिएबल है मेरे पास, ए और बी, इन्हीं को मैंने दोबारा डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। क्या ये ठीक है? ठीक है तो क्यों है, मुझे फटाफट बताओ। मैंने सेम नाम का वेरिएबल दो बार डिक्लेयर किया हुआ है। क्या मैं किसी प्रोग्राम के अंदर सेम नाम का वेरिएबल मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर सकता हूँ? देखो ये जो इंट ए है या इंट बी है, इसकी लाइफ मेन के अंदर है, और जो ये इंट है, इंट ए और बी सम के अंदर जो मैंने यहाँ पैरामीटर लिए, आर्गुमेंट लिए, इसकी लाइफ इन ब्रैकेट्स के बीच में है ना, दोनों अलग अलग जोन में है, तो इसलिए हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सपोज करो सिंपल इंटरेस्ट का मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर हम प्रिंसिपल रेट और टाइम पास कर सकते हैं, है ना, इंट प्रिंसिपल, इंट टाइम और इंट रेट, और ये फंक्शन की डेफिनेशन, मान लिया रिटर्न टाइप वॉइड है। और जब भी इसको कॉल करना होगा, मान लिया इंटरेस्ट प्रिंसिपल ले लिया मैंने 1000, टाइम ले लिया 5, रेट ले लिया मैंने 2.5, ठीक है। मान लेते इसको दोबारा कॉल करते हैं, अगर हम इस बार मैंने प्रिंसिपल ले लिया 2000, टाइम ले लिया 10, इंटरेस्ट ले लिया 1. सॉरी, ये फ्लोट लेना पड़ेगा अगर मैं 2.5 या 1.5 ले रहा हूँ तो। दोबारा कॉल करना है मान लिया, तो कैसे लिखूंगा, सेम तरीका है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ तो क्या है, मैं हर बार प्रिंसिपल रेट और टाइम की तीनों की वैल्यू अलग अलग पास कर रहा हूँ। अब सिचुएशन मान लेते हैं कि भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है, ठीक है,
मान लिया 2.5% में इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ, कोई भी आए मेरा सेम इंटरेस्ट रेट है। जैसे बैंक में होम लोन वगैरह लेने जाते हो, होम लोन सबका सेम लगेगा, आप लेने चले जाओ या मैं लेने जाओ, इंटरेस्ट रेट है जो सबका सेम होगा। 7.8 है या जो भी रेट है 6.8 है, वो होम लोन का रेट सबका सेम लगेगा, है ना। तो जो चीज सेम लग रही है उसको बार बार आप पास क्यों कर रहे हो? बात तो ये है, अगर मैं इंटरेस्ट वाले फंक्शन को 20 बार कॉल करता हूँ, 100 बार कॉल करता हूँ, और मेरा रेट हर बार फिक्स है, तो मैं बार बार क्यों पास कर रहा हूँ उसको? बिना बात के एफर्ट्स बढ़ रहे हैं मेरे, तो है ना। तो इसका सॉल्यूशन है, जो आप फंक्शन डेफिनेशन देते हो वहीं पर, जैसे फ्लोट रेट ले लिया मैंने, इसकी वैल्यू इक्वल टू 2.5 सेट कर दो, ठीक है। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा? आपको थर्ड पैरामीटर जो पास कर रहे थे वो पास करने की जरूरत नहीं है। अब आप जब इसको कॉल करोगे ना, आपको दो ही वैल्यू पास करनी है, तीसरी वैल्यू पास नहीं करनी, क्योंकि तीसरी वैल्यू ये डिफॉल्ट ले रहा है, हर केस में उसकी वैल्यू 2.5 रहेगी। बात समझ में आई सबको? क्यों जरूरत पड़ी और कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया? यस नो? हाँ, फंक्शन, किरण ने पूछा कि फंक्शन की बॉडी के अंदर कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ और मैं अंदर लेता हूँ, मान लिया रेट मेरा 2.5 फ्लोट, कर सकते हो ऐसा। लेकिन जो यहाँ लिखते हैं हम आर्गुमेंट में, इसको हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोलते हैं, फ्लोट आर इक्वल टू 2.5। इसको हम जो वैल्यू हम सेट कर देते हैं ना आर्गुमेंट्स में, उसको हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोलते हैं। मैंने यही टॉपिक कवर करवाना एक्चुअली, इसलिए मैंने ऐसे बताया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ। सपोज करो आपको एक से ज्यादा डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट करने हैं, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट आपका फंक्शन था, मान लिया आपने टाइम भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, जैसे इंट बी, इंट टाइम इज इक्वल टू 3 और फ्लोट रेट इज इक्वल टू 2.5, है ना। तो आप मल्टीपल भी आर्गुमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, लेकिन कंडीशन एक है। कंडीशन क्या है कि जो लेफ्ट मोस्ट आपके आर्गुमेंट है
उन्हीं की वैल्यू आप डिफॉल्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ फ्लोट है, मैंने डिफॉल्ट कर दिया, और इन टाइम है, ये मैंने डिफॉल्ट कर दिया। मैं प्रिंसिपल को भी चाहूँ तो यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता कि सपोज करो इंटरेस्ट मेरा जो फंक्शन था, इंटरेस्ट में मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू डिफॉल्ट कर दी, और इन टाइम इसकी मैं डिफॉल्ट नहीं कर रहा, और फ्लोट रेट है, मैं इसकी वैल्यू डिफॉल्ट कर रहा हूँ। आप बीच में किसी नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट को नहीं ले सकते। अगर आपने जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेना है वो आपने लेफ्ट में रखना पड़ेगा। लेफ्ट में आप बेशक 10 आर्गुमेंट ले लो डिफॉल्ट, लेकिन बीच में अगर एक भी नॉन डिफॉल्ट आ गया तो उसके बाद दोबारा आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं ले सकते। ये टोटली गलत है। समझ में आया? यस नो? चलो मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। आपने मुझे ये बताना कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। इसका नंबर दे देता हूँ मैं, मान लिया 1। इनमें से मुझे ये बताओ कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। दोबारा सोचो किरण। कोई तुक्का नहीं मारना, कुछ भी बोलो तो सोच के बोलो। आपके पास रीजन होना चाहिए कि कौन सा है ठीक है तो क्यों ठीक है, कौन सा गलत है तो क्यों गलत है। ये नहीं होना चाहिए कि रैंडम कुछ भी बोल दो। अगर आप रैंडम बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है आपको समझ नहीं आई चीज। शाबाश, बताओ।
किरण, चलो देखते हैं। मानसिका ठीक है आंसर। आपको क्या बताया था मैंने कि डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट होंगे वो आपके लेफ्ट में होंगे। अगर लेफ्ट में एक भी नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है तो उसके राइट में आपका कोई डिफॉल्ट नहीं हो सकता। जो पहले वाला केस है, लेफ्ट में आपका एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट है सी, सी के लेफ्ट में डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, बिल्कुल ठीक है। बी के लेफ्ट में नॉन डिफॉल्ट है तो अलाउड है ये भी। ए के लेफ्ट में कोई आर्गुमेंट है नहीं तो अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई कि भाई लेफ्ट में आपके डिफॉल्ट हो सकते हैं और राइट में ही नॉन डिफॉल्ट होंगे, तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल कर गई, पहले वाला ठीक है। अब दूसरा केस देखो, सी है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट आ गया तो इसका मतलब क्या, इसके लेफ्ट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन बी क्या है, नॉन मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट है जो कि अलाउड नहीं है। आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक तो बी पे ही गलत हो गया तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, सी है जो, ये आपका क्या है, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। इसके लेफ्ट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लेफ्ट में क्या मिला आपको, डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो कि अलाउड नहीं है। ए को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी पे ही गलत हो गया, ये भी गलत। फोर्थ देखो, सी है, लेफ्ट मोस्ट चेक करो सबसे पहले। सी आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। सी के लेफ्ट में चेक करो क्या डिफॉल्ट है या नॉन डिफॉल्ट है। नॉन डिफॉल्ट में सॉरी डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, ये भी अलाउड है। उसके लेफ्ट में देखो डिफॉल्ट है दोबारा फिर, वो भी अलाउड है। तो ए के लेफ्ट में देखो और कोई आर्गुमेंट है नहीं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सबको समझ में आया? किसी को डाउट हो तो पूछो। चलो फिर किसी को डाउट में मैं मीटिंग एंड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे।